नमस्ते। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट है डायलिसिस में, डायलिजर की बात कर लेते हैं, लोग ट्यूबिंग की बात कर लेते हैं, फिशलाइन नीडल की बात कर लेते हैं, वेस्कुलर एक्सिस की बात करते हैं, एवरीवन कॉम्प्लिकेशन की बात हो जाती है कि डायलिसिस में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि किसी को नहीं दिखता है वो वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि पेशेंट को भी काफ़ी अवेयर होना चाहिए कि वाटर क्वालिटी क्या है, वाटर एनालिसिस क्या है, केमिकल एनालिसिस क्या है, बायो इवन उसमें कितने इंडोटॉक्सिन्स हैं, कितने क्लोरोफॉर्मिंग यूनिट है कीड़ों मकोड़ों का, वो ज़रूरी है। तो इम्प्यूरिटीज़ जो होता है उससे डेथ भी हो सकती है पेशेंट को, राइट। मोर देन 95% ऑफ द डायलिजेटिव वाटर, जो डायलिसिस फ्लूइड होता है 95% वाटर होता है, इसलिए वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है डायलिसिस यूनिट में। मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, सबको मालूम है, जितने भी डायलिसिस थेरेपिस्ट हैं सबको मालूम है। और सबको ये भी मालूम है कि एनीमिया जो होता है, हीमोग्लोबिन जिसका कम होता है, जिसको एनीमिया बोलते हैं, वो एल्युमिनियम से हो सकता है, क्लोरामिन से हो सकता है, कॉपर से हो सकता है, जिंक से हो सकता है। बहुत सारे पेशेंट को बोन डिजीज होता है, डायलिसिस के जितने भी पेशेंट हैं उनको बोन डिजीज रहता है। और बोन डिजीज का कहाँ वो भी देखें तो आपके वाटर में जो केमिकल होता है उसकी वजह से हो सकता है, राइट। हिमोलाइसिस भी आपके वाटर में जो केमिकल होते हैं उसकी वजह से हो सकता है। हाइपरटेंशन, कैल्शियम, सोडियम अगर वाटर में है तो उससे भी आपका हाइपरटेंशन हो सकता है, और हाइपोटेंशन भी हो सकता है डायलिसिस ड्यूरिंग डायलिसिस। सब पैरामीटर ठीक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी हाइपोटेंशन हो रहा है तो मे बी ड्यू टू इंडोटॉक्सिन्स, नाइट्रेट और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है अगर आपका वाटर का लो पीएच है या सल्फेट है उसके अंदर। तो देखा जाए तो ओवरऑल डेथ भी हो सकता है अगर वाटर क्वालिटी आपकी ख़राब है तो वाटर क्वालिटी के ऊपर सबकी नज़र होनी चाहिए, पेशेंट को भी मालूम होना चाहिए। जहाँ भी वो डायलिसिस कराने जाते हैं पेशेंट, उनको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि वहाँ का वाटर क्वालिटी क्या है, और मंथली या क्वार्टरली उनका केमिकल एनालिसिस होता है कि नहीं, और बैक्टीरियल उनका एनालिसिस होता है कि नहीं। वाटर सप्लाई अगर देखें, अगर वाटर ट्रीटमेंट का, तो जो डायलिसिस है उसमें मेन है वाटर सप्लाई, राइट। वाटर सप्लाई कहाँ से मिल रहा है? वाटर कंटामिनेंट्स आप जानते ही हैं, 3 तरह से पानी मिलता है, उसमें क्या क्या कंटामिनेंट्स है वो भी आपको ज़रूरी है जानना। वाटर ट्रीटमेंट डिवाइसेज आपको मालूम होना चाहिए, और बेसिकली कंसेप्ट क्या है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं वाटर का, और जो आमी या स्टैंडर्ड जो है उसको कैसे उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाटर सप्लाई देखा जाए तो 2 सोर्सेज है, एक है ग्राउंड वाटर और दूसरा कौन सा है? सरफेस वाटर, राइट। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बेसिकली क्या होता है कि आप डायलिसिस पे पेशेंट देखें ना, तो कम से कम 120 to 150 लीटर वाटर जो कि हम एज ए डायलिसिस फ्लूइड यूज़ करते हैं उससे एक्सपोज होता है, राइट। ऐसे तो आप देखें तो दिन भर में आप कितना पिएंगे पानी? 2 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लीटर। लेकिन डायलिसिस पे जब पेशेंट आता है तो उसको आप पूरे सप्ताह में 120 to 150 लीटर आप उसका जो है एक्सपोज होता है। तो ज़्यादा एक्सपोज होता है तो ज़्यादा रिस्क है इन्फेक्शन का, राइट। जो पानी में, जो डायलिसिस फ्लूइड में अगर कीड़े मकोड़े इंडोटॉक्सिन्स है तो वो मेम्ब्रेन से, राइट, मेम्ब्रेन से एंट्री कर सकते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो उससे इन्फेक्शन हो सकता है। और आप देखें तो आप पूरे एक सप्ताह में कितना पिएंगे पानी? ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर पर डे। अगर 2 लीटर भी पानी पीते हैं तो 7 दिन में आई थिंक 14-15 लीटर पानी पिएंगे। बट डायलिसिस पेशेंट एक दिन में आएगा तो उसको कितना यूज होता है पानी? कितना होता है बता सकते हैं आप लोग? 500 ml पर मिनट डायलिसिस जो फ्लूइड है उसका रेट होता है। डायलिजेट फ्लो जो होता है 500 ml पर मिनट होता है, तो 4 घंटे में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा? 40 लीटर, राइट। या कभी कभी आपको डायलिजेट फ्लो बढ़ाना पड़ता है, अगर ब्लड फ्लो आपने 300 रखा है तो डायलिजेट फ्लो आपको 600 करना पड़ेगा। अगर आपने ब्लड फ्लो 400 रखा है तो डायलिजेट फ्लो 800 करना पड़ेगा। तो जब आप डबल करेंगे ब्लड फ्लो से डायलिजेट फ्लो, उतना ही आप एक्सपोज करेंगे ना, पानी ज़्यादा आएगा डायलिसिस फ्लूइड के रूप में, राइट। सो पर ट्रीटमेंट आप देखें तो आपका 120 to 150 लीटर ऑफ वाटर जो होता है ना एज ए डायलिजेट आपके पेशेंट को एक्सपोज होता है। 120 लीटर, राइट, बरोबर है। 120 लीटर सही है? कैलकुलेट किया आप लोगों ने? कितना होता है? कितना होता है? कैलकुलेट करा आपने? पर आवर कितना होता है? 500 ml पर मिनट, तो पर आवर कितना हो गया? कैलकुलेट करो। 3,500। नो, 3000 नहीं होगा, कैलकुलेट करो।
इंटरेस्टिंग है, आप लोग बताओ। एक्चुअली ये वीडियो तो एजुकेशनल पर्पस ही है, बट आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए 500 ml पर मिनट, तो 1 घंटे में कितना पानी जाता है? 30 लीटर, 30 लीटर, तो 4 घंटे में कितना हो गया? 120 लीटर। 1000 में कहाँ से होगा? लीटर में होगा महाराज जी। हाँ, तो 120, ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 मान के चलो, 120 to 150 लीटर पर ट्रीटमेंट, बरोबर उतना ही यूज होता है। और वीकली कितना हो गया? मल्टीप्लाई करो, सप्ताह में अगर पेशेंट 3 बार आता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 360 लीटर, 1000 नहीं लीटर। तो ये जो है ज़्यादा पानी होता है, राइट, एज ए डायलिसिस फ्लूइड एक्सपोज होता है, तो उसके लिए बहुत सारी सेफ्टी डिवाइसेज है, आप मशीन में लगा सकते हैं, डायसेफ लगा सकते हैं, राइट, डायसेफ डायलिसिस सेफ, सबको मालूम है। सो ट्रीटमेंट डिवाइसेज में आप बात करें तो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वॉल्व होता है, बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस होता है, ये प्री ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ, बूस्टर पंप होता है और एसिड फीड पंप होता है, और डिकैल्सिफिकेशन ना हो उसके लिए यूज होता है। तो ये तो प्री ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट में बात करें तो फिल्ट्रेशन होता है, सॉफ्टनर यूज करते हैं, कार्बन फिल्टर होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट होता है, ये हो गया ट्रीटमेंट का हिस्सा। और पोस्ट ट्रीटमेंट में फिर डीआयनाइजर कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग अल्ट्रा वायलेट इरेडिएशन यूवी लाइट यूज करते हैं, कुछ लोग अल्ट्रा प्योर फिल्ट्रेशन यूज करते हैं पोस्ट ट्रीटमेंट, राइट। तो बेसिकली देखें इसमें तो टेम्परेचर ब्लेंडिंग वॉल्व का काम यही है कि टेम्परेचर अगर हॉट और किसी ने छत पे रखा है टंकी, तो गर्म पानी और ठंडे पानी को उसको मिक्स करने के लिए यूज होता है, ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंडिंग मतलब उसको मिक्स करना। बैक फ्लो प्रिवेंशन डिवाइस इसलिए होता है कि जो डायलिसिस में जो आपके आरओ में पानी आ रहा है वो बैक ना हो, उसके लिए प्रिवेंशन डिवाइस लगाते हैं। बूस्टर पंप मतलब वो पानी को बूस्ट करे, मेम्ब्रेन की तरफ आगे पुश करे, इसलिए हम लोग बूस्टर पंप लगाते हैं। एसिड फीड पंप होता है कि डीकैल्सिफिकेशन ना हो मेम्ब्रेन के ऊपर, इसलिए एसिड फीड पंप होता है, राइट। और फिर ट्रीटमेंट में जब जाते हैं तो फिल्ट्रेशन होता है, बहुत सारे 5 माइक्रोन का 10 माइक्रोन का कार्ट्रिज फिल्टर होता है, वो यूज करते हैं फिल्ट्रेशन में। और एक और फिल्टर हम लोग यूज करते हैं, सबको मालूम है, सैंड फिल्टर, जो कि सैंड और मड वुड जो होता है उसको निकालता है। मैं पीपीटी पे नहीं जा रहा हूँ, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सॉफ्टनर जो है सबको मालूम है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम लोग निकालते हैं बाय यूजिंग ए सॉफ्टनर। उसके बाद कार्बन फिल्टर हम लोग यूज करते हैं टू रिमूव द क्लोरीन एंड क्लोरामीन, वो भी जरूरी है ना, हाँ बिल्कुल जरूरी है, तो कार्बन फिल्टर भी हम लोग यूज करते हैं, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है रिवर्स आरओ प्लांट जो बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट, वो सारा अप टू 99% कैटायन एनायन सबको निकालता है, और इंडोटॉक्सिन्स और बैक्टीरिया जो भी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, उनको भी निकालता है, राइट। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यूवी लाइट है, और उसके बाद जब यूवी लाइट के बाद आपको क्या लगाना है, अल्ट्रा प्योर फिल्टर टू रिमूव द इंडोटॉक्सिन्स। तो ये पूरा वाटर ट्रीटमेंट डिवाइस का आपका हो गया। अगर आप हम डिटेल में जाएंगे तो आप एक एक करके काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो मुझे बड़ा नहीं करना है, बस अब ख़त्म ही करना है। इसलिए ख़त्म करना है कि सबको काम है, सबको इतना टाइम भी नहीं है सुनने का, राइट, बहुत सारा काम है सबको। तो बेसिकली यही है कि वाटर क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, राइट, टू प्रिवेंट एनीमिया, टू प्रिवेंट बोन डिजीज, टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस, टू प्रिवेंट हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन,